जय हिंद बच्चों। आपके बीच में छठी क्लास के विज्ञान की पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। पाठ है भोजन फूड। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भोजन क्यों जरूरी है इस पर आपने पढ़ा है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आइए हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। भोजन यानी फूड। बच्चों, आप पूर्व से ही जान रहे हैं कि सजीवों को, विशेष रूप से प्राणियों को, हर प्राणी भोजन चाहता है। भोजन की जरूरत हर किसी को है और भोजन का तरीका भी सबका अलग अलग है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो सिर्फ शाकाहारी भोजन करते हैं, मतलब वह सिर्फ और सिर्फ पादपों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी। हर्बीवोरस। ऐसे प्राणी सिर्फ पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो अपने भोजन के लिए पादपों के अलावे अन्य जंतुओं पर भी निर्भर करते हैं। यानी वह अपने भोजन के रूप में पादपों का तो इस्तेमाल करते ही हैं, अन्य जंतुओं का भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप स्वयं को ले सकते हैं। हम पौधों से जो उपज में प्राप्त होती है, चाहे वह अनाज हो या सब्जियां हो, उसे तो अपने भोजन के रूप में हम इस्तेमाल करते ही हैं। अपने साथ ही अपने भोजन में मांस, मछली, अंडा इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। ये मांस, मछली, अंडा कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें दूसरे जंतुओं से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे जंतु हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर ही निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन में पादपों का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे जंतु कहलाते हैं मांसाहारी। बच्चों, आप बता सकते हैं कि ऐसे कौन जीव हैं जिन्हें मांसाहारी कह सकते हैं? कार्निवोरस, बाघ, शेर, ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं पर ही निर्भर करते हैं। ये कदापि पादपों का इस्तेमाल भोजन के रूप में नहीं करते। लेकिन अभी जैसा मैंने बताया मनुष्य के विषय में ही, कि कुछ जंतु मनुष्य जैसे ऐसे हैं जो अपने भोजन में पादपों का भी इस्तेमाल करते हैं और साथ में दूसरे जंतुओं का भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुख्य रूप से मनुष्य है, इसके साथ भालू और भालू से मिलता जुलता जो जीव है जैसे रीछ वगैरह, ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में। आप बिल्ली को भी कह सकते हैं। बिल्ली हमारे घरों में दूध भी पी लेती है, अनाज भी खा लेती है और चूहों को भी चबा जाती है। ऐसे जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं। ओमनीवोरस, सर्वाहारी, सब कुछ खाने वाला। ओमनीवोरस। बच्चों, भोजन हमारे लिए नितांत जरूरी है। भोजन के बिना हम नहीं रह सकते और इस भोजन के पीछे सभी पागल हैं। हमारा देश एक विशाल देश है। हम जानते हैं भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। यहाँ संस्कृति, धर्म, भौगोलिक दृष्टिकोण से जितनी विविधताएं भरी हुई हैं, उससे कहीं अधिक विविधता भोजन के संदर्भ में भरी हुई हैं। आप अपने देश के किसी भी क्षेत्र में जाएं, आपको भोजन में विविधता नजर आएगा।
आप अगर दक्षिण भारत जाते हैं तो वहाँ का इडली सांभर डोसा आपका जीलन जाएगा। अगर आप गुजरात चले जाते हैं तो वहाँ का ढोकला खाने को आप लालच उठाएंगे। अपने झारखंड में आप धुसका पुआ मड़वे की रोटी इस तरह से अपने भोजन में अलग अलग विविधता देखते हैं। आप पंजाब चले जाएं, वहाँ मकई की रोटी और सरसों का साग। आप बंगाल चले जाएं, चावल और मछली। इस तरह हमारे भोजन में विविधता भरी हुई है। यह विविधता क्यों है और इस भोजन के पीछे इतने हम क्यों पागल हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? बच्चों, हमें सोचना पड़ेगा हम भोजन क्यों करते हैं। यह जो विविधता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता जिस कारण है उसी कारण यह विविधता है। वह भोजन की आवश्यकता क्यों है? वह भोजन की आवश्यकता है हमारे भोजन में उपस्थित वह आवश्यक तत्व जिसकी हमारे शरीर को नितांत आवश्यकता है, जिससे हम कहते हैं पोषक तत्व। भोजन के पोषक तत्व। पोषक तत्व यह क्या है और यह क्या होता है? भोजन के पोषक तत्व। बच्चों, जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वह पुआ हो, पकवान हो, चावल दाल सब्जी हो, रोटी हो, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, मुख्य रूप से उसमें 6 प्रकार के पोषक पाए जाते हैं। और बस इन्हीं 6 पोषकों के लिए हमारे भोजन में विविधता है क्षेत्र के हिसाब से। पहला पोषक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। दूसरा पोषक है हमारा प्रोटीन। तीसरा पोषक है वसा। उसके बाद विटामिन। खनिज लवण। ये 5 मुख्य हैं। इसके बाद एक और आता है रुक्षांश। हम आगे चर्चा करेंगे यह क्या है। और जल। जल भी हमारे भोजन का ही एक अंग है। बच्चों, आइए हम समझते हैं कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं, अगर ये 6 पदार्थ हमारे भोजन में नहीं है तो वह भोजन हमारे शरीर के लिए कारगर नहीं है। वह भोजन खाना या नहीं खाना हमारे शरीर के लिए कोई उसका महत्व नहीं है। इन 6 का होना अति आवश्यक है। आइए आगे हम चर्चा करेंगे कि हम क्या खाएं कि इन 6 की पूर्ति हो। लेकिन अभी तत्काल हम अपने भोजन को पहचानने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें ये 6 पदार्थ हैं या नहीं। आइए इसको समझते हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं अपने घरों में कि हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, या उसमें प्रोटीन है या नहीं, वसा है या नहीं, विटामिन है या नहीं, खनिज लवण है या नहीं। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के विषय में। कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है सामान्य रूप से आप जो कुछ भी अनाज खाते हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, मकई, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। साथ ही आलू, चीनी आलू जिसे आप बोलते हैं वह भी है, ईख इत्यादि जो हैं इनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कम मात्रा में बाकी बहुत सारे भोज्य पदार्थ हैं उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लेकिन अनाज, आलू, ईख, इन सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए आज लोग पहचानने प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं कैसे समझें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। बहुत ही आसान परीक्षण है। अभी लॉकडाउन के कारण
यहाँ प्रयोग करके तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन आप आसानी से इसका प्रयोग करके विद्यालय में देख सकेंगे। इसके लिए हमें एक सामान्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम है टिंचर आयोडीन। आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। टिंचर आयोडीन के नाम पर यह सामान आपको हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल दुकान में मिल जाता है। टिंचर आयोडीन का एक विलयन तैयार कर लेंगे हम। इसके लिए क्या करना है कि 10 भाग पानी में 1 भाग टिंचर आयोडीन मिला देंगे हम। मान लीजिए 100 ml पानी हमने लिया है, 100 मिलीलीटर पानी लिया है, उसमें 10 मिलीलीटर टिंचर आयोडीन का मिला देंगे, एक घोल तैयार कर लेंगे। और एक आलू लेंगे, आलू को 2 टुकड़ों में काट देंगे। छुरी आपके घर में मौजूद है। अब क्या करना है, आलू के टुकड़े पर टिंचर आयोडीन का घोल जो हमने तैयार किया है 2-3 बूंद से हमें आलू टुकड़े पर गिराना है, कटे हुए भाग पर। आप बच्चों देखेंगे कुछ ही देर में कि आलू का वह भाग जहाँ पर घोल गिरा था नीला हो गया है। अगर कुछ देखेंगे उसे आप छोड़ देंगे तो वह धीरे धीरे काला हो जाएगा। यह पहचान है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रतिक्रिया करके उसका रंग बदलता है और वह रंग बदलकर नीला हो जाता है। बच्चों याद रखेंगे आप, आयोडीन कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रतिक्रिया कर उसका रंग बदल देता है और रंग बदलकर उसका नीला हो जाता है। अभी आपके पास आयोडीन नहीं है और आपके मन में उत्सुकता होगी कि मैं कैसे पहचानूं कि जो कुछ मैं खा रहा हूं उसमें आयोडीन है या नहीं। बच्चों बहुत ही आसान है। आप जो नमक घर में खाते हैं वह आयोडाइज होती है, यानी उसमें आयोडीन मिला हुआ होता है। अगर बहुत सस्ती नमक आपने खरीद रखा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें हो, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली नमक यदि आप खरीदते हैं तो उसमें निश्चित रूप से आयोडीन होता है। आपको करना क्या है, जब आपकी माता जी भात उतारती है, आप थोड़ा सा मार ले लीजिए उसका, या फिर चावल में ही जो गर्म चावल है जिसमें उसमें मार का अंश रहता है, बाद में धीरे धीरे सूखते चला जाता है, ठंडा होने के बाद आप थोड़ा सा नमक उस पर डालें और ध्यान दें। बच्चों आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहाँ पर आपने नमक गिराया है वहाँ नीलापन आ गया है। यह नीलापन कैसे आया? यह नीलापन आया चावल में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और नमक में उपस्थित आयोडीन के बीच प्रतिक्रिया होने के कारण वह नीला हो गया। आसान सा प्रयोग आप घर में कर सकते हैं। और आइए आगे चलकर हम समझने का प्रयास करते हैं प्रोटीन। जितने भी पोषक तत्व हैं सबका अपना अपना उपयोगिता है और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। हम आगे चर्चा करेंगे। आइए अभी पहचानने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें प्रोटीन है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 तरह की सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी आपको, 3 तरह की सामग्री। पहला तो ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें आपको लग रहा है, आपको शंका है कि इसमें प्रोटीन हो सकता है। उसके बाद जांच के लिए, परीक्षण के लिए 2 पदार्थ चाहिए आपको, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट नीला थोथा के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, और कास्टिक सोडा जो साबुन हम कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं उसे तैयार करने में जो कच्ची सामग्री होती है वह कास्टिक सोडा होती है। आप इसके जगह पर बाजार में जो सस्ता साबुन मिलता है आपके हटिया में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद वह भी कुछ रिजल्ट आपको फल दे सकता है। बच्चों प्रयोग मैं समझाता हूं। क्या करना है, घर में दाल पड़ी हुई है, 1 चुटकी दाल ले लें और उससे आप पीस लें। बहुत आसान है, सिलबट्टा वगैरह आपके घर में पड़ा होगा, उसे पीस लेना है। नीला थोथा और कास्टिक सोडा दोनों चूर्ण के रूप में दोनों को चूर्ण बना लेना है और इसका एक घोल तैयार करना है। क्या करना है, 10 बूंद कास्टिक सोडा का डालेंगे
पानी लेंगे थोड़ा सा, उसमें 10 बूंद कास्टिक सोडा का डालेंगे और 1 बूंद नीला सूथा का डालेंगे और एक घोल तैयार होगा। उस घोल को उस दाल के चूर्ण पर हम डालेंगे। आप पाएंगे कि दाल का रंग जो सामान्य रूप से पीला होता है वह बैंगनी हो गया है। प्रोटीन परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण। अब सामान्य रूप से देखेंगे कि दाल का रंग बैंगनी हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ तो आप समझ गए कि यह बैंगनी रंग क्यों हुआ, प्रोटीन के कारण हुआ। यह परीक्षण आपने समझ लिया कि प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे कर सकते हैं। बच्चों, सावधानी की आवश्यकता है। मैंने समझा तो दिया, नीला सूथा आपको बाजार में मिल जाएगा, कास्टिक सोडा आपको बाजार में मिल जाएगा, लेकिन बच्चों यह परीक्षण भूल कर भी घरों में नहीं करना है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, नीला सूथा जहरीला पदार्थ होता है। आपकी थोड़ी सी चूक आपके लिए जानलेवा हो सकती है। आइए आगे चलते हैं। वसा का परीक्षण। आप बता सकते हैं वसा क्या है? बच्चों, बहुत ही आसान है। जो तेल हम खाते हैं वही वसा है। सिर्फ हमको पहचानना है कि जो कुछ हम खा रहे हैं, जो कुछ भोजन के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें वसा है या नहीं। इसका परीक्षण बहुत आसान है, बहुत सरल है। करना क्या है, आप रोज इसका परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में। बच्चों, मैंने बराबर कहा है, विज्ञान समझने की चीज़ है, विज्ञान देखने की चीज़ है, विज्ञान करने की चीज़ है, विज्ञान पढ़ने की चीज़ नहीं है। आपके घरों में पुआ बनता होगा और कभी कभी आप क्या करते हैं, गर्म पुआ होता है, आप उसे अखबार पर या कोई कागज़ पर लेते हैं। अपने विद्यालय में भी जब आपके यहाँ विद्यालय में कभी पूड़ी बनती हो, कभी पकौड़ी बनता हो, तो जो कागज़ के टुकड़े पर आप लेते हैं तो आप पाते होंगे कि कागज़ पर कुछ धब्बा सा पड़ गया है। वह धब्बा क्या है, आप बता सकते हैं? वह धब्बा तेल का है, वसा का है। इसका परीक्षण के लिए आपको क्या करना है, वसा पाया किसमें जाता है, तेल कहाँ से मिलता है? सरसों के दाने। आपके घरों में भी मिल जाएंगे। थोड़े से सरसों का दाना ले लें और उसे आप पीस लें। पीस कर कागज के बीच में उसे दबावें। कुछ देर के बाद देखें, कागज पर आपको धब्बा सा पड़ा हुआ नजर आएगा, जो बता रहा है कि इसमें वसा उपस्थित है। आगे हम जानेंगे कि वसा मिलता कहाँ कहाँ है, हमारे भोजन के किस किस रूप में वसा हमें प्राप्त हो रहा है। अगला है विटामिन। विटामिन का परीक्षण इतना सरल नहीं है, इसे हम पढ़कर ही समझेंगे। उसके बाद रुक्षांश है। यह रुक्षांश क्या है? रुक्षांश को अंग्रेजी में फाइबर बोलते हैं। रुक्षांश, इसको अंग्रेजी में फाइबर बोला जाता है। यानी भोजन में उपलब्ध रेशा, यह भी हमारे भोजन के लिए आवश्यक है। इसलिए आगे पाठ में इस पर अगले वीडियो में जानेंगे। अभी संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। मैंने पहले बता दिया है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? सभी तरह के दाल, उसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध, मछली, मांस, अंडा, ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद वसा। वसा जितने तरह का तेल या तेली अनाज, तेलहन जिसको हम लोग कहते हैं, ये वसा के मुख्य स्रोत हैं। चाहे हम सरसों का इस्तेमाल करें, सरसों के तेल का इस्तेमाल करें या सीधे सरसों का इस्तेमाल करें। तीसी को हम चटनी के रूप में बनाकर खाएं या उसके भून के खाएं, वह भी वसा का स्रोत है। दूध भी वसा का स्रोत है। मांस, मछली, अंडा, इन सब में वसा पाया जाता है। विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है? आगे जब इसकी आवश्यकता पर हम बात करेंगे तो विटामिन के स्रोत पर भी हम चर्चा करेंगे। रुक्षांश पर भी चर्चा करेंगे। रुक्षांश को मैंने सीधी भाषा में बताया कि जो भोजन में रेशा उपलब्ध होता है। बहुत भोजन हम ऐसा खाते हैं जिसमें रेशा नहीं होता है। दूध हम पी रहे हैं, उसमें रेशा नहीं होता है।
तो जो भोजन हम खाते हैं उसमें जो रेशा है वही रुक्षांश है। बच्चों, दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। संपूर्ण आहार मतलब एक ऐसा आहार जो शरीर के सारे आवश्यकताओं की पूर्ति करे। दूध, कार्बोहाइड्रेट भी दूध में है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, विटामिन भी है, रुक्षांश भी है, जल भी है। दूध में सारा कुछ मौजूद है। इसलिए हम अपने भोजन में निश्चित रूप से दूध को शामिल करने का प्रयास करेंगे। आगे अगले वीडियो में हम भोजन के इन अवयवों का प्राप्ति स्रोत, शरीर में इनकी आवश्यकता क्यों है और विटामिन की आवश्यकता शरीर में क्यों है, विटामिन की कमी से शरीर को क्या क्षति हो सकती है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, यह आपका अपना चैनल है, इसे आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे दिखने वाले लाल अक्षरों में लिखे सब्सक्राइब बटन को छूकर सब्सक्राइब करें, अपने वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।